Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. Today we are going to study that is chapter number 16 physical policy, and I am going to cover according to the term 2 ISC syllabus for 21-22. Okay, so I will be covering all the important aspects, important questions with proper explanation, ठीक है, in an interesting way, so that you gain the gainful knowledge out of it and understand how to write the क्वेश्चंस बेसिकली आंसर्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, इसके प्रीवियस चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं, बस चैप्टर नंबर 20 बचा है, जिनका लिंक बेसिकली मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आप उनको भी जाके जरूर देखिएगा. और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक होगा, आप जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड प्लीज डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स. ओके, चैप्टर 16 दैट इज अ फिजिकल पॉलिसी. आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी में दो पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या आप कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली दो पॉलिसीज चलाती हैं. एक होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने ऑलरेडी बैंकिंग में पढ़ लिया है. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो किसके अंडर होती है? वो आरबीआई के अंडर होती है. दैट इज टोटली और सोली अंडर द आरबीआई. बाकी फिजिकल पॉलिसी होती है दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बेसिकली, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है फिजिकल पॉलिसी. तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेती है. ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स लेती है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, और कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, एंड हाउ द फिजिकल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. राइट, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ओके, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी. तो पहले ही आपके सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन दे दी गई है बेसिकली. तो ये क्या होती है? एक तरह की ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है. एक तो कैसा पब्लिक रेवेन्यू होगा, पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का रेवेन्यू जो सरकार कमा रही है. ठीक है, और सरकार कहाँ कहाँ खर्चे करेगी. पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के खर्चे. ठीक है, और हमारा पब्लिक डेप्ट मतलब होता है सरकार का कर्जा. तो बेसिकली इन तीन चीज़ों में हम डील करते हैं. फिजिकल पॉलिसी में मेन तीन चीज़ हमारी क्या आती हैं? एक तो पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का रेवेन्यू, सरकार को कहाँ कहाँ से बेसिकली कमाई हो रही है सरकार की, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे. एक पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ कहाँ पैसे खर्च करती है और क्यों करती है. ठीक है, वो पढ़ेंगे. और एक होता है पब्लिक डेप्ट, सरकार कई बार क्या होती है, कर्जे भी लेती है. ठीक है, आरबीआई से भी कर्जा ले सकती है. राइट, पीपल ऑफ इंडिया से भी कर्जा ले सकती है. राइट, सो दिस थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली. फाइन, चलिए नेक्स्ट विल स्टडी. सो फिजिकल पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. और ये ध्यान रखिएगा, ये दीज डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे न्यूज़ डिफरेंट मैगजीन्स में, या आप कह सकते हो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, सो यू विल गेट अ वेरी इन द स्पेशली इन द इकोनॉमिक सेक्शन आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन आपको देखने को सुनने को मिलेगा. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा. तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि अब ये जब चीज़ें समझ में आएंगी और ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी. So the significance of the fiscal policy as an instrument of a economic policy was the first emphasized in the mid 30s by Keynes. तो सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी को कॉइन किसने किया था? बेसिकली इट वाज कॉइन्ड बाय कीन्स, जिसने, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, जिन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्कस किया था. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. तो उन्होंने बताया कि फिजिकल पॉलिसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी. ही क्लियरली ब्रॉट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा प्रोडक्शन होता है, हमारा कंजप्शन होता है, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्या? हमारा फिजिकल पॉलिसी. ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फिजिकल पॉलिसी के अंडर जो टॉपिक आता है दैट इज पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? यहाँ पे आपको स्कोप पढ़ने की कोई इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है. तो पब्लिक फाइनेंस में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए. तो पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. मतलब सरकार, ये पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज आएगी मतलब यहाँ पे समझिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली जो क्या कह सकते हैं, एक स्टडी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टडी होती है, कि जिसमें वो ये स्टडी करते हैं कि सरकार की बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं. तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि सरकार कहाँ कहाँ से सरकार की इनकम होती है, कहाँ कहाँ सरकार उसे एक्सपेंड करती है, मतलब खर्च करती है, उसकी स्टडी को बेसिकली क्या बोला जाता है? पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है. देखिए, पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक के लिए ही काम करती है, एंड समवॉट पब्लिक वर्ड जोड़ के एक तरह का आप कह सकते हो, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द पब्लिक. राइट, तो इसलिए इसको मोस्टली हम पब्लिक वर्ड यूज़ किया जाता है. वाई? बिकॉज
इट गिव्स मोर टू रेलिवेंस टू द पब्लिक, राइट। सो पब्लिक यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिक का यहाँ मतलब, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का, ठीक है। तो पब्लिक जानबूझ के वर्ड यूज़ किया जाता है बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट मोर ऑफ यू कैन से पब्लिक, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जितने भी सरकार की इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है, वो सब हम उसकी स्टडी को बेसिकली क्या बोला जाता है, पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट आपको क्या कर, देखिए गवर्नमेंट को कैसे कैसे रेवेन्यू आती है, गवर्नमेंट को कैसे कैसे मतलब रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट कैसे कमाती है, गवर्नमेंट की बेसिकली इनकम क्या है, जैसे टैक्स है, फी है, ठीक है, गुड्स भी सेल करती है सरकार, ठीक है। ओके, सो सरकार के खर्चे भी हैं, जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे हैं सरकार के खर्चे, ठीक है, सरकार के डिफेंस पे खर्चे होते हैं। तो ये सारी स्टडीज़ बेसिकली हमारी क्या होती है, पब्लिक फाइनेंस के अंडर आती है, कि सरकार को जहाँ जहाँ से बेसिकली इनकम होती है और सरकार जहाँ जहाँ से क्या करती है, खर्च करती है। तो दैट ऑल स्टडी कम्स अंडर द पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिजिकल पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी होता है इकोनॉमी को स्टडी करना। अगर आपको इकोनॉमी में एक फिजिबल चेंज चाहिए, देन यू हैव टू ब्रिंग अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस, राइट। Now, public finance is a study of revenue and expenditure of the government at the center, स्टेट एंड द लोकल लेवल्स। तो बेसिकली पब्लिक जो फाइनेंस है वो ऐसा नहीं है कि बस हम सेंट्रल लेवल पे ही पढ़ते हैं, हम स्टेट लेवल पे भी पढ़ते हैं, उसको लोकल लेवल पे भी पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेल्टन, पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। अगेन पब्लिक अथॉरिटीज जब भी आएगा, सरकार, आपको क्या ध्यान में रखना है, सरकार के बारे में, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट। So it is important to note that the subject matter of a public finance deals not only with the operation of the public authorities, but it deals with the different policies the public authorities might adopt. तो बेसिकली इसको ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक सिंपल सा ऑपरेशन है, ठीक है। इट डील्स विद द डिफरेंट पॉलिसीज, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए ये जो हमारी स्टडी से हेल्प करती है, ठीक है। नाउ फिजिकल पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द, अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ फिजिकल पॉलिसी। बेसिकली फिजिकल पॉलिसी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या होता है फिजिकल पॉलिसी, है ना। बेसिकली हम पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बेसिकली इनकम एंड पब्लिक डेब्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो टैक्सेशन पढ़ते हैं हम अच्छे से, एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं और पब्लिक डेब्ट पढ़ते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हेंस अ फिजिकल ऑपरेशन, फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल पॉलिसीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो फिजिकल पॉलिसीज हमारी एक ऐसी पॉलिसी होती है, ठीक है, विच इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। क्लियर। तो दैट्स वाई वी आर टोटली यू कैन से focusing on the physical policy. Why? Because it is very very important. So this policy is very very important to frame the important keynotes or important policies in the India, ठीक है। So physical policy is defined as a policy under the government, under which government uses the instrument of taxation. तो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी है क्या, फिजिकल पॉलिसी क्या है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, एक है हमारा टैक्सेशन, एक है हमारा टैक्सेशन, एक है हमारा पब्लिक स्पेंडिंग कि सरकार की जो स्पेंडिंग है, और एक है बेसिकली हमारा पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, एक है हमारा पब्लिक बोरोइंग। तो बेसिकली ये तीन चीज बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट यूज करती है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है गवर्नमेंट के। यहाँ गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट है मतलब गवर्नमेंट इस पे डिसीजन पूरी तरह से ले सकती है। गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग। तो बेसिकली इसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यूज करती है इन तीनों को। क्यों? क्योंकि एक फीजनेबल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी को चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। तो बेसिकली ये तीन चीज़ों को यूज़ करती है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन फॉर द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं इस बार एग्जाम में, तो वी विल स्टडी नाउ इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि हमारा तीन होते हैं, अब इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। ठीक है, पब्लिक बोरोइंग के अंडर पब्लिक डेप आ जाएगा, वो एक ही बात है। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, कि क्या ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है, इस बार सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट, टू अचीव द स्टेबिलिटी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बेसिकली एक अच्छा एक जीडीपी ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दो आपको पढ़ना नहीं है इस बार, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, बट आपको एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, फॉर योर नॉलेज सेक, ठीक है। अटेनिंग द एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, ये सब चीज़ें ये ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली किसके, फिजिकल पॉलिसी के, राइट। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ टैक्सेशन। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि फिजिकल पॉलिसी के अंडर बेसिकली क्या आएगा, एक तो टैक्सेशन,
टैक्सेशन बेसिकली क्या है आपका, पब्लिक आपका रेवेन्यू इनकम का पार्ट है, ठीक है। दूसरा आपका मैंने आपको बताया था कि पब्लिक स्पेंडिंग, किस पब्लिक का एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का एक्सपेंडिचर, पब्लिक का मैं जब बोलूँ तो डोंट गेट कंफ्यूज, मतलब सरकार का खर्चा, ठीक है। और दूसरा बात है आपका पब्लिक डेप, ठीक है, सरकार के जो डेप होता है, सरकार की जो बोरोविंग्स होती हैं वो भी आ जाएंगे आपकी यहाँ, डेप या बोरोविंग, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें होती हैं हमारी फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन हमारा क्या होता है, देखिए टैक्सेशन हमारे क्या होता है, टैक्सेशन आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। सो विल स्टार्ट स्टडी फ्रॉम हेयर ओनली, राइट। सो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म, नेचर, एम्स एंड मेथड्स ऑफ द टैक्सेशन। तो टैक्सेस को कई हिस्सों में उसको इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके एम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसे क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन जो मेनली हमारा आप कह सकते हो जो मेनली यू कैन से जो डिवीजन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द और एज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट टैक्सेस और द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि डिफरेंस बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है, डिफरेंस बतानी पड़ेगी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो मैं इसकी आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा और इसमें आपको बेसिकली बता दूंगा कौन से पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द ultimate burden called incidence of taxation. In this context it is important to differentiate between the impact of tax and the incidence of tax. देखिए यहाँ पे बहुत दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक तो है आपका सबसे पहले इन दोनों की डिफरेंस पढ़ने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक है आपकी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और एक आपका है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, देखिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पढ़ लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रिफर्स टू द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द पर्सन हु पेज इट टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ध्यान रखिएगा, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट सपोज, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं। लेट सपोज आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, आपने क्या खरीदा, यू हैव टेकन वन मोबाइल फ़ोन फ्रॉम द मार्केट। तो उसमें आपको सबसे पहले जो टैक्स लगेगा वो प्रोडक्शन पे लगेगा, ठीक है, प्रोडक्शन पे लगेगा, जो भी उसे बना रहा होगा। उसके बाद जब उसको सेल की जाएगी, ठीक है, रिटेलर, तो उसको भी एक टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इन सब पे अगर टैक्स लग रहा है 5%, उसके बाद जब आप इसे खरीदेंगे तो ये सारा टैक्स ये आपसे वसूल कर लेंगे। तो टोटल 10% मान लीजिए आपका टैक्स हुआ एक मोबाइल फ़ोन बनने से आपके तक पहुंचने के लिए। तो हुआ क्या, ये जो 10% टैक्स है लगा इन पे भी, ठीक है, इन्होंने पे किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको पे करना पड़ा। मतलब कहने के मतलब है कि जो उसका इम्पैक्ट है इन पे पड़ा, प्रोडक्शन पे भी पड़ा, रिटेल पे भी पड़ा, लेकिन जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस का मतलब होता है जो अल्टीमेटली बियर कर रहा है। तो अल्टीमेटली तो आप ही बियर कर रहे हैं ना इसको, अल्टीमेटली शिफ्ट होते होते कहां पर पहुंचा, आपके ऊपर पहुंचा। तो आप पे आएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ध्यान रखिएगा, आप पे आएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। वहीं बात करें इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इन दोनों पे है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस पे जो प्रोड्यूसर है और जो सेलर है, दोनों पे बेसिकली आपका इम्पैक्ट आ रहा है, दोनों गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पूरा बेयर कौन कर रहा है, वो हम कर रहे हैं। तो हम हुए इंसिडेंस ऑफ टैक्स और ये दोनों हुए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप कह सकते हो अगर इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दूं, थर्ड स्टेज जो हमारे पास आ रहा है कंज्यूमर के पास, तो कंज्यूमर को अगर टैक्स पूरा करना पड़ रहा है तो वो क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब उस स्टेज को या उसको क्या बोला जाएगा इकोनॉमी के, इस इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब उस पर्सन को जब बेयर करता है कोई भी इंसान, तो ठीक है, जिसको अल्टीमेटली पे करना पड़ता है, दैट इज अ इंसिडेंस। और ये जो दोनों है आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड है, दैट इज अ इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रिफर्स टू द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द पर्सन हु पेज इट टू द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट इंसिडेंस। तो आपको पता है टैक्सेशन इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट ही लगा सकती है, तो जो इसे फर्स्ट इंसिडेंस में पे करता है ना, जैसे पहले प्रोड्यूसर ने पे किया, ठीक है, दूसरा फिर किसने किया, सेलर ने पे किया,
ठीक है। तो ये दोनों क्या किसके अंडर आएंगे, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स में। और तीसरा जो कंज्यूमर है जिसने फाइनली जो इसका टैक्स इनका टैक्स इन्होंने गवर्नमेंट को पे किया लेकिन अल्टीमेटली शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर को, तो 10% अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ा बाद में, मतलब जिसको एक्चुअली पे करना पड़ा, जो एक्चुअली पे करता है टैक्स, दैट इज कॉल्ड द, जिसके पास बर्डन आता है। रिमेंबर द वर्ड बर्डन, तो इकोनॉमी में वर्ड यूज किया जाता है बर्डन, उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और रही बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर्स टू द मनी burden of tax on the government who sells who sorry a person who ultimately pays। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट टैक्स, हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स हुज बर्डन इज बोर्न बाय द सेम पर्सन whom it is levied। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स उसी को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैं जहां भी जॉब कर रहा हूं, ठीक है, अगर मेरी सैलरी टैक्स स्लैब में आ रही है तो मेरी सैलरी से उतना पार्ट कट करके मुझे क्या है, एम्प्लॉयर पे कर देता है। तो मुझे डायरेक्टली वो बर्डन मेरे पे आ जा रहा है, मतलब मेरा ही बर्डन है, मेरे पे आ रहा है। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज बर्डन इज डायरेक्टली बोर्न बाय द सेम पर्सन whom it is levied। मेरे पे लगा है और डायरेक्टली मेरे पे ही बर्डन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक कॉर्पोरेशन टैक्स है आपका, वो भी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लगता है, आपका बिजनेसमैन पे लगता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उनका प्रॉफिट होता है, उस पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो आपको मेन एक ही ध्यान रखना है, दैट इज योर इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है, इनकम टैक्स, क्योंकि मेरे पे लगा है, मेरे पे लेवाई हुआ है और मैं ही पे कर रहा हूं अल्टीमेटली उसको। ठीक है, सो दैट इज, तो आप कह सकते हो कि ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स whose burden is borne by the same person whom it is levied। So the impact and incidence of tax is on the same person। very very important। आपको क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स के अंडर इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेम पर्सन पे होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ऐसा नहीं होगा, हम आगे पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो द इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, ही कैन नॉट शिफ्ट और ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सम अदर पर्सन। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम, मैं जितनी सैलरी मेरी है, मेरे पे इनकम टैक्स है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने भाई पे शिफ्ट कर दूं या अपने सिस्टर पे शिफ्ट कर दूं या अपने फ्रेंड पे शिफ्ट कर दूं। ये मुझे ही पे करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो मेरे पे ही क्या है, इम्पैक्ट भी मेरे पे आ रहा है, इंसिडेंस भी मेरे पे आ रहा है, राइट। दोनों जो एस्पेक्ट हैं आपके टैक्सेशन के, वन इज योर इंसिडेंस एंड वन इज योर इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, दोनों मेरे पे ही आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल द इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट हैज़ टू बी पेड टू द पर्सन बाय हुम इट इज लेवाइड। तो इकोनॉमी में ऐसे डिफाइन किया जाता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि इकोनॉमी में कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसको हम अल्टीमेटली जो पे करता है, ठीक है, वो एक आर्गुमेंट से के लिए बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि आर डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सन हु एक्चुअली बॉर्न बाय द, हु एक्चुअली पेज इट एंड इट हैज़ बोथ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड भी आपको यूज करने हैं, ये की वर्ड है, आपको मेंशन करना है कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी सेम पर्सन पे होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्या होते हैं, इज द टैक्स विच इज इनिशियली इम्पोज्ड ऑन एंड पेड बाय वन इंडिविजुअल बट अ बर्डन ऑफ विच इज पास्ड ओवर टू सम अदर इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली बेयर्स इट। इसमें इंडायरेक्ट में क्या होता है, हम पास कर देते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लीजिए कि पहले क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया प्रोड्यूसर पे 5%। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने फिलहाल गवर्नमेंट को पे कर दिया, फिर जो सेलर है उस पर भी 5% लगा, क्या किया गवर्नमेंट ने, उसने भी 5% टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब सेलर ने बेचा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को ये टोटल जो 10% है वो बियर करना पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कि हम जिसमें इम्पैक्ट अलग होता है, इंसिडेंस अलग होता है, इम्पैक्ट किसी और पे पड़ता है, इंसिडेंस किसी और पे पड़ता है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट्स अ टैक्स विच आर इनिशियली इम्पोज्ड ऑन एंड पेड बाय वन इंडिविजुअल बट द बर्डन ऑफ विच इज पास्ड ओवर टू सम अदर इंडिविजुअल्स हु अल्टीमेटली बियर्स इट। आपको ध्यान में रखना है बात। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन एंड कलेक्टेड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज किया जाता है, प्रोड्यूसर और सेलर पे, बट द प्रोड्यूसर एंड सेलर कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्सेशन ऑफ द कंज्यूमर।
तो लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इसे किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर है उसको ही पे करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर आते हैं, हमारा जीएसटी हो गया, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज वेरी वेरी फेमस, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते हो। तो जीएसटी टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जिस मतलब अल्टीमेटली ये किस पे लगता है, प्रोड्यूसर पे भी लगता है, सेलर पे भी लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हम पे करते हैं उसको, राइट। तो ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। और भी बहुत सारा के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, यू कैन स्टडी। बट आपको एक ध्यान में रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट में आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट में आपको ध्यान रखना है दैट इज जीएसटी। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप आराम से इसको 4 से 5 पॉइंट में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने आपको सब अच्छे से बता दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट, आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं दोनों की, है ना, दोनों की डेफिनेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। दूसरे में बता सकते हैं कि आपका इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होता है, सेम पर्सन पे होता है, और इसमें लिखेंगे इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग पर्सन पे होता है, ठीक है। और इसमें लिख सकें, इसमें इस थर्ड वाले में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये इनकम टैक्स है और ये आपका क्या है, जीएसटी है। तो 3 पॉइंट्स आर आई थिंक इनफ टू एक्सप्लेन इस डिफरेंस, और डिफरेंस आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आ सकती है, ठीक है, आपके बेसिकली क्वेश्चन में आ सकती है, सिलेबस में तो है ही, ठीक है। Okay, so according to, so taxes are imposed on the income and expenditure accordingly. Tax, direct tax is one which is levied on the income and property. ये भी आ सकता है कि बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारी इनकम पे लगता है, जो भी जिसकी भी इनकम है, भले अगर एक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, अगर उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो वो जो प्रॉफिट है, तो जो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर किसी कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसे ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स, जैसे हम लोग सैलरी जॉब करते हैं तो हमारी जो सैलरी पे टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उनकी इनकम पे टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ध्यान रखिएगा, जिसे बोलते हैं टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, जो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, जो उस पर टैक्स लगता है वो और इंडिया में अच्छा खासा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पे तो 30% तक कॉर्पोरेशन टैक्स है इंडिया में। अब शायद रिड्यूस कर दिया था कोविड के बाद, आई थिंक इट्स नाउ 22 to 25%। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बिरला टाटा जो कमाती हैं, आप ये समझिए गवर्नमेंट हर 100 रुपये में से उसका 20 रुपये से 25 रुपये सरकार रख लेती है, ठीक है। और वहीं बात करें इनकम टैक्स की, तो अलग अलग स्लैब्स हैं, आपको पता ही है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। सो एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड इज विच इज लेवाइव्ड ऑन द एक्सपेंडिचर। और बेसिकली जो आपका ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवाई किया जाता है, किस पे लगाया जाता है, दैट इज ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दैट्स एग्जाम्पल इज जीएसटी। क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम एंड प्रॉपर्टी पे। ये भी आप डिफरेंस में मेंशन कर सकते हो अगर 4 पॉइंट लिखना चाहते हैं कि इनकम एंड प्रॉपर्टी पे किया जाता है, ठीक है, और ये किस पे किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ मेरिट्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो पर्सन पे डायरेक्टली लग जाता है, मतलब उसी पर्सन को पे करना पड़ता है। तो इकोनॉमिकल होता है, बहुत इकोनॉमिकल होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को उस पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट सीधा सीधा जहाँ जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बता दे कि भैया कीजिए, अगर इसकी सैलरी 50-60 हज़ार है, ये इस टैक्स स्लैब में आता है, तो इसके इतने % काट के हमें सीधा हमारे आपको हमें देना है, बात खत्म। तो सरकार को इसमें कोई मेहनत नहीं, ज़्यादा इतनी नहीं करनी पड़ती, इकोनॉमिकल है ये, ठीक है। बिकॉज टैक्स जो कलेक्शन है वो बहुत रिलेटिवली लो होता है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद ही काट के सरकार को दे देता है। दूसरा, सर्टेनिटी, गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि किसकी कितनी सैलरी है, क्योंकि आजकल सबकी सैलरी किस में आती है, आपको पता है, अकाउंट में आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक क्या आता है, सर्टेनिटी होती है। ओके, टैक्स पेयर नोज हाउ मच दे हैव टू पे, एंड इवन द टैक्स पेयर को भी पता होता है मुझे कितना हमारी सैलरी से कट रहा है। तो एवरीथिंग इज सर्टेन, दोनों के बिहाफ पे यहाँ पे सर्टेनिटी रहती है, ठीक है। इक्विटेबल होता है। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस आर मेड इक्विटेबल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आप कह सकते हो एबिलिटी टू पे। ये बेसिकली इक्विटेबल मतलब होता है कि उस हिसाब से टैक्स लगाया जाए, उस प्रपोर्शन से टैक्स लगाया जाए जितनी उसकी क्षमता है। ये नहीं कि आप उतना ही टैक्स पुअर और रिच से सेम ले रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, बर्डन शुड बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे डायरेक्ट टैक्स के अंडर होता है। दूसरा है, लेकिन इंडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है, भले रिच हो पुअर हो, कोई भी चीज़ खरीद रहा है अल्टीमेटली उस पर पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। अगर उसकी सैलरी बहुत कम है तो उस पर उसको उससे इनकम टैक्स लिया ही नहीं जाता, आपको पता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी से रिड्यूस हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मोस्टली जो रिच पीपल पे ज़्यादा लगता है, पुअर पीपल पे लगता नहीं है। उससे क्या होता है, हमारी जो इनइक्वालिटी है दोनों में वो कम हो जाती है। देन है इलास्टिसिटी का मतलब होता है, अनदर एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दीज टैक्सेस आर इलास्टिक एज
द टैक्स रेवेन्यू इज इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द टैक्स रेट। तो इसमें क्या इलास्टिक कहने का मतलब होता है, इलास्टिक का मतलब समझिएगा क्या होता है। इलास्टिक का मतलब होता है अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है, अपना टैक्स रेट बढ़ाती है, तो इससे क्या होती है, इनकम भी राइज हो जाती है सरकार की। तो दैट्स वाई इसको इलास्टिक बोला जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्राइसिस के टाइम पे ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, टैक्स रेट को बढ़ा के अपनी इनकम रेज कर सकती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एक तरह का बेनिफिट है सरकार के लिए, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके। तो सिंप्लिसिटी भी होती है, सिविक कॉन्शियसनेस भी होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी टैक्स पेयर की, दे हैव टू पे द टैक्सेस। ठीक है, टैक्स पेयर्स प्रोवाइड द फंड्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो सीज दैट वेदर इट इज़ अ प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। सो एक तरह का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि क्या हो, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि ये सब लोगों का पैसा है, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से उसे खर्च भी करती है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सिविक कॉन्शियसनेस। तो इसके कुछ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स, आप कुछ पॉइंट्स 3 से 4 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। दैट्स मोर देन, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि अगर कोई डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। दूसरा है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स क्या है, एक तो सबसे पहले ये अनपॉपुलर है, मतलब एक तरह का आपको पिंच होगा। आपकी सैलरी अब डायरेक्टली मान लीजिए किसी की 1 लाख सैलरी है ना, अगर उसे अगर 20% पे करना पड़ रहा है, तो हर महीने उसके 20,000 कट जाएंगे उसकी सैलरी से, और 20,000 एक अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है ना। तो ये अनपॉपुलर है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। तो हर बार, कई बार देखा होगा, हर बार जब सरकार बजट आती है तो टैक्स को क्या करती है, कम कर, मतलब टैक्स स्लैब को बढ़ा देती है, कि पहले मान लीजिए 4 लाख पे है, तो अगले साल कर देगी 5 लाख पे, अब टैक्स कोई नहीं लगेगा, है ना। तो जो मोस्टली क्या होता है, क्योंकि अनपॉपुलर माना जाता है, गवर्नमेंट टू ग्रैब द वोट्स, गवर्नमेंट ट्राई टू मेक द पीपल हैप्पी, राइट। ठीक है, दूसरा बात है इससे टैक्स इवेजन, क्योंकि जितना आपको पता है, ऑब्वियसली बात है, अब तो अगर हम, और ऑब्वियसली बात है, अगर हम, आपकी इनकम अच्छी है, ठीक है, खासकर अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेशन टैक्स 20% है, 25% है, इट इज़ वेरी हाई इन इंडिया। ठीक है, अब एक कंपनी को पता है कि अगर भैया उनकी 100 करोड़ रुपए इनकम हो रही है, तो उसमें से 25 करोड़ तो सरकार को देने हैं, और 25 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो इससे टैक्स इवेजन होता है। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। तो टैक्स की चोरी होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं इन द डायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा है, एक इनकन्वीनियंट है, ऑब्वियसली बात है, इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट मतलब क्या होता है, टैक्स पेयर्स के लिए इनकन्वीनियंट है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि लार्ज जो बिजनेसमैन है, ठीक है, दे हैव टू पे द एंटायर टैक्स, कई बार क्या होता है, उनके लिए बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है। ठीक है, सो इट इनकन्वीनियंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज इट मेक्स अ पीपल इरिटेटेड। ठीक है, एक तो उनकी सैलरी से कटता होता है, दूसरी बात है समटाइम्स दे हैव टू लार्जली प्ले लॉट ऑफ अमाउंट। ठीक है, ओके, सो दिस इज थिंग, द एंटायर टैक्स अगर एक इंस्टॉलमेंट पे करना पड़े, सो विच इज़ अ वेरी वेरी इरिक्सम फॉर अ पीपल। ठीक है, एक तरह की एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, ठीक है, टैक्स पेयर्स के लिए। क्लियर, तो दैट्स वाई इट इज़ इनकन्वीनियंट। सो एडवर्स इफेक्ट ऑन द विल टू वर्क, ये भी हो सकता है, क्योंकि लोग क्या हो सकते हैं, इससे डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को अगर इनकम जिसकी भी थोड़ी हाई भी है, ठीक है, अगर उसका टैक्सेस बहुत हाई कट रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, उसकी विल टू वर्क वो रिड्यूस हो सकती है, एंड सेविंग पे भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर सब कुछ वो टैक्स में ही पे कर देगा। अभी अभी तो हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट टैक्स ही उसे देना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं, है ना। तो उसकी जो सेविंग एबिलिटी है वो उससे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है, उसमें रिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है, सेविंग में आपको रिडक्शन देखने को मिल सकता है। सो दिस विल कैन अफेक्ट अ एडवर्स वे ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आर्बिटरीनेस है, आर्बिटरीनेस मीन्स एक तरह का आपका एक कंपल्शन होता है, एक तरह का पे करना टैक्सेशन, विच इज़ समटाइम्स नॉट गुड। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज नैरो इन स्कोप। सो डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन द सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो आपको पता है कुछ ही लोगों पे ये इम्पोज किया जाता है जो उस स्लैब्स में आते हैं, राइट। तो इसका एक नैरो स्कोप है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ लिमिटेड एंड इट हैज़ अ नैरो स्कोप। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे आपको डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ से बता दिए हैं। आप 3 कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन सारे कर दिए हैं आपको फॉर द एग्जाम पर्पस। क्लियर। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कि आपको आपके जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब इम्पैक्ट किसी और पे होगा और इंसिडेंस किसी और पे होगा, जैसे जीएसटी हो गया हमारा। ठीक है, तो कन्वीनियंट है इनडायरेक्ट टैक्स हैव अ ग्रेट कन्वीनियंस। ये भी कन्वीनियंट ही है, बिकॉज ये छोटे छोटे अमाउंट्स में और रेगुलर इंटरवल्स में मिलता रहता है। ठीक है, ओके, सो एंड कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस पे बेसिकली टैक्स होता है। ठीक है, सो दिस, और जो बर्डन होता है टैक्सेस पे, टैक्स पेयर्स पे, उसको फील नहीं होता।
ठीक है। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी उसमें से देखता होगा कि मैंने कितना टैक्स सरकार को पे कर दिया। आपको ये बात पता नहीं होगी कि जब आप एक मूवी देखने जाते हैं ना, इफ़ यू गो टू सी अ मूवी, मान लीजिए 175 रुपीज़ की मूवी है, आपको पता है इसमें से 100 रुपीज़ पूरा 100% टैक्स होता है इसमें से। मतलब इसका बिल्कुल टोटल आप कह सकते हो 100 रुपीज़ या 80 to 90 रुपीज़, आप कह सकते हो 80 to 100 रुपीज़ इवन गवर्नमेंट ले लेती है ऐसा टैक्स, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी में से अगर 100 रुपये भी कटते हैं तो आपको वो पिंच होगा। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं ये इस फॉर्म में कन्वीनियंस है, क्योंकि इस टैक्स पेयर को पिंच नहीं होता है। टैक्स पेयर को कितनी चीज़ें खरीदता है वो ध्यान ही नहीं रखता कि यार मैं किस पे टैक्स पे कर रहा हूँ, किस पे नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें, एक बहुत बड़ी वो भी है, एक क्या कह सकते हैं, एक एक बोला भी जाता है कि लाइफ में दो चीज़ें सर्टेन हैं हर किसी की, एक तो है डेथ और दूसरा है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो, ये चीज़ किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि देर इज़ अ टू सर्टेनिटीज इन द लाइफ, दैट इज डेथ एंड वन हैज़ टू पे द टैक्सेस। हर कोई इंसान टैक्स जरूर पे करता है। दूसरा बात है इलास्टिक है, ये भी इलास्टिक होता है, टाइम आने पे इसे इंक्रीज़ कर दिया जाता है और उससे क्या होता है बेसिकली, हम सरकार अपनी क्या कर सकती है, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकती है, राइट। ठीक है, ओके। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट रेट कैन बी चेंज्ड, देन है दैट इज़ अ लेस चांस ऑफ इवेजन। इसमें जो टैक्स इवेजन है, टैक्स चोरी का है, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे उसमें टैक्स तो इंक्लूडेड है ही। वाइड कवरेज है, क्योंकि हर गुड्स और सर्विसेज, जितने भी गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, सब पे जीएसटी लगता ही है, तो वाइड कवरेज है। इक्विटी होती है, इक्विटी कहने का मतलब है कि उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए कोई लग्जरी गुड्स, अगर बहुत ज़्यादा आप महंगे सामान खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं आप, अगर मान लीजिए एसी खरीद रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कोई लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उस पर आपको हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं बात करें अगर आप कोई छोटी सी एसेंशियल कमोडिटी है जैसे मैच बॉक्स, सॉल्ट, इस पर आमतौर पर टैक्स होता ही नहीं है। ठीक है, एजुकेशन, तो इसे इक्विटेबल, ये भी क्या कह सकते हो कि इस तरीके से ये टैक्स इक्विटेबल है। सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर करता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर कैसे, क्योंकि जिसमें वाइन हो गया, दारू हो गई, सिगरेट हो गई, इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। तो आपको पता है तभी गवर्नमेंट का मेन जो रेवेन्यू होता है बेसिकली इसी में से होता है। ठीक है, वहीं बात करें हम जो सोशल वेलफेयर की, जैसे मेडिसिन हो गया, इस पर काफ़ी कम टैक्स लगाया जाता है, राइट, होता है उन पर भी लेकिन कम लगाया जाता है। ठीक है, देन है प्रमोट द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए भी बेसिकली क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारा काम आता है। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, एक तो रिग्रेसिव है और अनजस्ट है। ठीक है, एक तो मेन ड्रॉबैक है कि इट इज रिग्रेसिव। देखिए रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे आपका है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ द गुड्स, सो टैक्स रेट ऑफ सच टैक्सेस इज यूनिफॉर्म फॉर रिच एंड पुअर अलाइक। तो एक बार ये आप ये देखिए कि भले कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हैं ना, मान लीजिए आप शूज़ भी ले रहे हैं, तो अगर उसे रिच लेता है तो वो भी उतना टैक्स पे करता है, और पुअर लेता है तो वो भी उतना टैक्स पे करता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो रिग्रेसिव एंड अनजस्ट भी है इन इन मैनी गुड्स, राइट। ठीक है, बस लग्जरी गुड्स में ही ऐसा होता है कि जो पुअर बिल्कुल ही नहीं खरीद सकता उसको नहीं पे करना पड़ता, लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड्स ऐसे हैं जिसमें दोनों को ही पे करना पड़ता है और इक्वल पे करना पड़ता है। एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, दिक्कत क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन की फोर्सेस को बढ़ाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इससे चीज़ें महंगी हो जाती हैं, प्राइस राइस हो जाता है, क्योंकि सब पे टैक्स लगेगा, सारे गुड्स और सर्विसेज पे, तो प्राइस राइस हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, हमारी इन्फ्लेशन हो सकती है। ठीक है, अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको पता है बहुत सारे इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ओके, सो उस पर बहुत ज़्यादा सरकार को खर्च करना पड़ता है इसको कलेक्ट करने के लिए बेसिकली, राइट, और टाइम भी लगता है, और अनसर्टेनिटी होती है। ओके सॉरी, देर इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑल्सो, जस्ट अ मिनट, राइट, सो देर इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑल्सो एंड लैक ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस भी है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं होता अल्टीमेटली कि वो कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में तो पता होता था इनकम टैक्स में कितना पे कर रहे हैं, तो उनको देवर कॉन्शियस कि हाँ हमारा इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट इतना, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर रही है इतना पैसा, सो देवर वेरी अवेयर, बट इसमें अवेयरनेस नहीं होती, टैक्स पेयर आर नॉट कॉन्शियस एक्चुअली बेसिकली। ठीक है, अल्टीमेटली दे हैव टू पे द बर्डन बट दे आर नॉट कॉन्शियस। क्लियर हो गया। ठीक है, एंड देर इट्स अनसर्टेन रेवेन्यू फ्रॉम द इंडायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, क्योंकि यहाँ इसमें भी बहुत ज़्यादा इवेशन भी कई बार देखने को मिलती है, कई बार प्राइस हो जाता, प्राइस की जो बढ़ जाता है, कई बार फॉल हो जाता है, तो एक्सटेंट कितना बता पाना, कितना कलेक्शन होगा वो बता पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। चलिए, क्लियर हो गया, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो ये आपके इंडायरेक्ट टैक्सेस के आपके पॉइंट्स आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर अगेन फॉर द एग्जाम सेक आप कोई भी 3 से 4 इसे पढ़ सकते हैं जो आपको ईजी लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ अ
दिस इज प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। इसकी आपको डेफिनेशन पढ़ने में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव क्या होते हैं, रिग्रेसिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होता है? अ टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस। देखिए, इसमें कहने का मतलब क्या है, द टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है? 10% पे करना पड़ रहा है, मान लीजिए टैक्स। अगर उसकी इनकम 10 लाख भी हो जाती है, तब भी उसको 10% ही बेसिकली पे करना पड़ रहा है। मतलब आपकी जो टैक्स रेट है, भले आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, भले 15 लाख हो, तब भी आपको 10% पे करना पड़ रहा है। मतलब आपकी टैक्स रेट सेम रहेगी। सो टैक्स इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल टैक्स व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भले इनकम उसकी इंक्रीज हो कम हो, उसकी जो टैक्सेशन है वो सेम रहेगी, रेट सेम रहेगी। दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर, वही मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, ओके, नेक्स्ट है दैट इज योर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, सिंपल सी देखो, वर्ड से पता लग रहा है प्रोग्रेस हो रही है आपकी, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ेगा। मतलब अगर इनकम इतनी है तो टैक्स इतना है, जब से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव में क्या है, मान लीजिए आपकी इनकम क्या है, 5 लाख है, तो टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है 10%। मान लीजिए 10 लाख हो गई, तो आपको मान लीजिए करना पड़ रहा है लेट सपोज 20%। तो मतलब आपको क्या है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपको टैक्स रेट भी बढ़ गया, 10 से 20% हो गया। तो ये होती है हमारी प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव में क्या ध्यान रखना, सिंपली कि टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेस। तो आपका डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है टैक्स रेट में और आपका टैक्स पेयर की इनकम में। तो अगर इसका डायग्राम, अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस टाइप का होगा, राइट। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट दैट इज अ रिग्रेसिव। रिग्रेसिव एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्स रेट है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी टैक्स रेट कम हो जाएगी। मतलब जब आपकी 5 लाख इनकम थी तो आपको पे करना पड़ रहा था 10%। मान लीजिए आपकी इनकम इनकम होगी 10 लाख, तो आपको सिर्फ 8% कम करना, 8% पे करना पड़ रहा है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी टैक्स रेट कम हो रही है। समझ में आ रहा है? ये आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं कंट्रीज, कई कई कंट्रीज ऐसा अडॉप्ट कर सकती हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि क्या हो कि लोग ज़्यादा कमाने की सोचें, लोग ज़्यादा स्पेंड करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो सोचेंगे यार हम जितना ज़्यादा कमाएंगे हम पे टैक्स रेट कम लगेगी, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी में फ़ायदा हो सकता है, हमारी जीडीपी बढ़ सकती है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। तो वो चीज़ें इंक्रीज़ करने के लिए, बेसिकली इकोनॉमी को और एक्सपेंड करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई जा सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म, कि लोग अगर ज़्यादा कमाएंगे तो हम आपसे टैक्स कम लेंगे। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे मार्केट में कमाने के लिए, है ना, क्योंकि उन्हें लगेगा यार हम इससे बढ़िया तो हम ज़्यादा कमा के कम टैक्स रेट पे करते हैं ना, उससे क्या हो गया, हमारी क्या होगी, बेसिकली ज़्यादा इनकम होगी, तो उससे इकोनॉमी में फ़ायदा हो सकता है, इसलिए कहीं जगह पे ये अपनाई जा सकती है। ओके, तो इस डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा कि जब आपकी इनकम 5 लाख थी तो मान लीजिए आपकी जो टैक्सेशन है वो सेम रहेगी आपकी जो प्रपोर्शनल में। ठीक है, 20% थी, 20% देखिए। अब क्या है, प्रोग्रेसिव में क्या है, अगर 5 लाख की थी आपकी 20% है, जैसी 10 लाख हुई आपकी 30 हो गई। मतलब टैक्स रेट इंक्रीज हुई जैसे आपकी इनकम बढ़ी। रिग्रेसिव में क्या है, जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपकी टैक्स रेट कम हो गई, पहले 20 थी अब 15 हो गई। तो यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक तरह की ये देखिए यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी ये है टैक्सेशन बढ़ती है। प्लीज़ ये जो ब्लैक लाइन है इसको इग्नोर कीजिएगा आप। और डिग्रेसिव में क्या है आपका, डिग्रेसिव में आपकी इनकम जब इंक्रीज होती है टैक्स रेट बढ़ती है, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती। मैं बताता हूँ, ये डिग्रेसिव आपका ऊपर था नहीं, नीचे है आपका, ये है यहाँ पे है। तो डिग्रेसिव में क्या होता है कि द टैक्स इज कॉल्ड द डिग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ द प्रोग्रेसिव इन टैक्सेशन। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जब आपकी 5 लाख इनकम थी तब आपकी 10% थी मान लीजिए टैक्स रेट, अब आपकी 10 लाख हुई। ठीक है, 10 लाख हुई, तो अब क्या होगा आपकी, अब कितने से यहाँ पे देखो कितनी, मतलब कितनी होनी चाहिए थी कायदे से, जब इनकम डबल हुई तो टैक्स रेट 20% होनी चाहिए, लेकिन 20% नहीं होगी, सिर्फ आपकी कितनी परसेंट से बढ़ेगी, 15% बढ़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में है? मतलब जिस प्रपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है उस प्रपोर्शन से जब टैक्स रेट नहीं बढ़ता है, सो दैट इज कॉल्ड द डिग्रेसिव टैक्सेशन। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आपको फिर से ध्यान में रखना है कि जिस प्रपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ती है
उस प्रपोर्शन से अगर टैक्सेशन नहीं बढ़ता, यहाँ पे टैक्सेशन डबल होना चाहिए था लेकिन सिर्फ 15% हुआ, सिर्फ 5% से यहाँ बढ़ा, यहाँ पे 10 आप कह सकते हो, बिल्कुल जो आप कह सकते हो कि मतलब यहाँ 50%, सॉरी 50% से आपका टैक्स रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ 100% से आपकी इनकम इंक्रीज होते हुए फिर भी आपका 50% से टैक्स रेट जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब जब 5 लाख थी तब आपको कितना पे करना पड़ा था, लेट सपोज 10%। ठीक है, अब आपकी 10 लाख हो गई। ठीक है, तो आपका डबल हो गया, अब कायदे से डबल हो गया, तो यहाँ पे 20% होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ हुई कितनी, 15%। मतलब यहाँ पे सिर्फ 50% से इंक्रीज आया है, और यहाँ पे क्या होता है आपका 100%। मतलब यहाँ पे 100% इंक्रीज से मतलब आपका इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ेगी, लेकिन टैक्सेशन उस हिसाब से कम बढ़ेगा। बढ़ेगा जरूर, ध्यान रखिएगा, डिग्रेसिव में बढ़ेगा जरूर, रिग्रेसिव में कम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। रिग्रेसिव में मैंने बताया था 5 लाख है तो 10% है, अगर 10 लाख हो गया तो 8% हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन डिग्रेसिव में दो बढ़ेंगे जरूर, लेकिन जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है उस प्रपोर्शन से नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर इसको हम एक डायग्राम से शो करने के लिए समझाएं तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, प्रोपोर्शनल सेम रहता है तो इसलिए इसकी कांस्टेंट लाइन है। डिग्रेसिव बढ़ता है लेकिन क्या है उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता, इसलिए इसकी लाइन यहाँ पे थोड़ी स्टीप हो रही है, देखिए। ठीक है, रिग्रेसिव तो बिल्कुल कम होता रहता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स रेट फॉल होती रहेगी। प्रोग्रेसिव में क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी क्या होगी, टैक्स रेट आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में सबसे पहले उसको मीनिंग पढ़ना है आपका अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसका मीनिंग क्या है, तो ऊपर वाले मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, और अगर ये डायग्राम बना देते हैं आप, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग एंड मीनिंग पढ़ना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार के खर्चे, सिंपली पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो तीनों तरह की गवर्नमेंट आ जाती हैं, फॉर इट्स ओन मेंटेनेंस एज वेल एज द मीटिंग द कलेक्टिव नीड्स ऑफ सिटीजन्स एंड फॉर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर और ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेसिकली सरकारी खर्चे होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन क्या होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मतलब खर्च किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, मतलब स्पेंड किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा खर्चे जो होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उनके खुद की मेंटेनेंस पे, मतलब जो उनके ऑफिसेस हैं उनकी मेंटेनेंस पे, प्लस हम लोगों की मेंटेनेंस पे, मतलब रोड्स, हॉस्पिटल, ये सब स्कूल्स वगैरह, सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये सब पे खर्चे जो करती है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक के, सरकार के खर्चे बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक वर्क्स है, डिफेंस है, पब्लिक हेल्थ है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, जस्ट लीव इट। नेक्स्ट देन आपको सीधा जो टॉपिक पढ़ना है ये है इसकी इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर सरकार खर्चा करेगी, है ना, गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तो क्या आएगा, मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में जब पैसा आएगा तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, जब इनकी इनकम इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि केन्स के साथ रिलेट करके सोचो। बेसिकली जब भी सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी मतलब मार्केट में पैसा आएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ इफेक्ट होते हैं प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली राइस होगा। प्रोडक्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन जनरेटिंग द इनकम, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी इससे, क्योंकि जब मार्केट में पैसा आएगा, पब्लिक स्पेंड करेगी तो किसी ना किसी की इनकम होगी। अब जब इनकम इंक्रीज होगी तो वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और जब वो परचेज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल, मैंने ऑलरेडी बता दिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर से एजुकेशन पे खर्च करेगी, मेडिकल पे खर्च करेगी, सैनिटेशन पे खर्च करेगी, तो उससे क्या होगा, लोगों की, पब्लिक की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी, उससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, हेल्प्स टू क्रिएट अ ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल्स को जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे हमारा स्किल इंडिया था, है ना, तो हमारी उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, तो उससे उनकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा प्रोडक्शन राइज हो जाएगा, है ना। तो इसे 3-4 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज फॉर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, है ना। तो रॉ मटेरियल्स हमारे जो मतलब
क्या कह सकते हैं कैसे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है उस पर बेसिकली, उसको कैसे रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना है उस पर खर्च कर सकती है। उससे क्या हो गया, हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हमारा जो खुद का प्रोडक्शन है हमारे देश में पूरा होगा और शॉर्टेज नहीं होगी, है ना। फिर नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक की इंडस्ट्रीज। तो अगर सरकार खर्च करेगी तो डेफिनेटली सरकार कोई कंपनियों पे भी खर्च करेगी, तो उससे हो सकता है कि जो कैपिटल गुड्स हैं और कैपिटल गुड्स पे कंपनीज पे खर्च करे, है ना, इंडस्ट्रीज पे खर्च करे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम ये प्रमोट हो सकती हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, सिकनेस है, इन सब चीज़ों पे जब खर्च करती है तो डेफिनेटली इससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग, ठीक है, क्योंकि इससे विलिंगनेस टू वर्क विद द पीपल बढ़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब किसी को पता है कि हाँ भैया कि मेरी एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है तो डेफिनेटली, ठीक है, एंड इफ़ ही फील्स दैट कि ये मुझे सिकनेस बेनिफिट है, मुझे फ्री एजुकेशन है, तो डेफिनेटली ही वुड विलिंग टू वर्क, बिकॉज उसको एक तरह की सिक्योरिटी रहेगी। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है राइज हो जाएगा। तो 3 से 4 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन मैंने कर ही रखे हैं, उसके नोट्स आप ऐसा वर्क करेंगे वो। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे कैसे रोल प्ले करेगी, तो ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो किसी ना किसी की इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं स्पेंड होगा। तो पब्लिक स्पेंड, देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किसकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर पे होती है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, मतलब सिक्योरिटी। तो जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, मतलब दंगे नहीं होंगे देश में, जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्पेंड करेंगे, उन्हें लगेगा कि, अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर कश्मीर की बात करें और मान लीजिए देहरादून की बात करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप ऑब्वियसली बात देहरादून में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि देहरादून क्या है, पीसफुल है। तो सरकार क्या करती है, जो सरकार के खर्चे अगर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, ताकि यहाँ पे पता है देहरादून में कोई दंगे वगैरह नहीं होते, सब सेफ रहते हैं पीपल, तो यहाँ पे उनका बिजनेस चलेगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ से इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप मिलेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली यूज टू क्रिएट अ सोशल ओवरहेड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल पे स्पेंड करती है सरकार, है ना। सोशल ओवरहेड है सरकार का, मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोगों पे स्पेंड करती है, हमारे एजुकेशन इन सब पे स्पेंड करती है, ताकि क्या हो, हम अच्छा बेसिकली हमें एफिशिएंसी हो हमारी, और आगे चल के हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड सच एज पावर, इरीगेशन, इस सब पे भी स्पेंड करती है सरकार, इन्वेस्टमेंट करती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इससे सब कुछ बेनिफिट होता है, इससे क्या होता है, ठीक है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन दिस वे, ठीक है। इस ये जब चीज़ें हैं, ये बेसिकली ऐसे इस इन्वेस्टमेंट पे क्या करती है सरकार, अपनी जो है बाकी सब चीज़ें भी अच्छी कर लेती है, ठीक है, हमारी बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इरीगेशन, सैनिटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसे ही कुछ इसके पब्लिक एक्सपेंडिचर पे इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट होता है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर पुअर सेक्शन पे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो मतलब पुअर लोगों को ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा, और पुअर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा तो यहाँ पे इनएक्वालिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी कुछ पार्ट ऑफ इनकम मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी कैसे करेगी सरकार, मान लीजिए महाराष्ट्र अगर रिच है तो महाराष्ट्र पे कम खर्च करेगी। अब मान लीजिए जैसे कोई स्टेट है बिहार, बिहार इज़ नॉट रिच एज मच एज महाराष्ट्र, तो सरकार क्या करेगी, इन दोनों की डिस्पैरिटी कम करने के लिए बिहार को ज़्यादा फंड देगी और महाराष्ट्र को कम देगी, राइट। तो ऐसे रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, कम हो सकती है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी ऑब्वियसली बात है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इफेक्ट करेगा हमारा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैसे, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली बाय डेवलपिंग सोशल ओवरहेड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश का जब होगा, है ना, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बनेंगी, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात हमारी सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, रिसर्च फैसिलिटीज़ होगी, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे किया जाएगा, सब्सिडीज़ दी जाएंगी, फार्मर को सब्सिडी दी जाती है ना, उनका बिजली का बिल थोड़ा कम कर दिया जाता है, राइट, जितना उनका आता है, ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाए, इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज दी जाती हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये सब पॉइंट्स आप 2 से 3 याद रख सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। अब आपका पब्लिक डेप्ट में आपको सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ना है और इसके मेथड्स ऑफ डेप्ट रिडक्शन पढ़ना है। तो व्हाट इज पब्लिक डेप्ट? पब्लिक डेप्ट आपका होता है बेसिकली सरकार के कर्ज। अब सरकार कई बार क्या होता है, इतना खर्च करती है, सरकार की इनकम मान लीजिए कई बार कम हो जाती है, तो सरकार को क्या पड़ता है, लोन उठाना पड़ता है, ठीक है। लोन किससे ले सकती है, आरबीआई से भी ले सकती है, ठीक है, और क्या कर सकती है, लोगों से भी ले सकती है, इवन कमर्शियल बैंक से भी ले सकती है, बाहर से भी ले सकती है। सो देर आर सो मैनी सोर्सेज विच अ पब्लिक डेप्ट कैन बी टेकन, ठीक है। सो पब्लिक डेप्ट, अब इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पब्लिक डेप्ट इज अ डेप्ट विच अ गवर्नमेंट ओज टू इट्स सब्जेक्ट्स और
टू द नेशंस ऑफ अदर कंट्रीज। सो बेसिकली या तो अपने लोगों से ले ले, अपने लोगों से, अपने यहाँ की बॉडी से ले ले, यहाँ की प्राइवेट कंपनी से ले ले, टाटा से लोन ले ले, है ना, टाटा कंपनी से भी लोन ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, कॉमन पीपल से ले सकती है, कमर्शियल बैंक से ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से मान लीजिए ले सकती है, कई बार की जरूरत पड़े तो हो सकता है, वैसे रेयर चांस है। और द नेशनल्स ऑफ द अदर कंट्रीज, है ना, बाहर की कंपनियों से भी लोन ले सकती है। मान लीजिए इंडिया वुड आस्क फ्रॉम टेस्ला कि अगर हम आपको बिजनेस सेट करने देंगे लेकिन हमें पहले इतना आप वो दीजिए, लोन प्रोवाइड कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल हो पाती हैं इन पब्लिक डेब्ट में, ठीक है। इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका सीधा आपको जो आएगा दैट इज अ मेथड्स ऑफ डेब्ट रिडम्पशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ डेब्ट रिडम्पशन मतलब कई बार, अब डेब्ट रिडम्पशन का मतलब होता है कि रीपेमेंट, सरकार इन लोन्स की रीपेमेंट कैसे करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सरकार जितने भी लोन्स लेती है बेसिकली उसको रीपे कैसे करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है रीप्यूडेशन ऑफ डेब्ट। रीप्यूडेशन ऑफ डेब्ट में बड़ा ये रेयर चांस होता है, इसमें क्या होता है, सरकार मना कर देती है कि हम पे ही नहीं कर रहे, आपको जो करना कर लो, जहाँ जाना है चले जाओ। लेकिन आज की डेट में ये होता नहीं है, बहुत रेयर चांस है जब बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो जाए। मान लीजिए किसी से लोन लिया, टाटा से लोन लिया है, तो क्या होगा कि मना कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहेगी टाटा कंपनी को भैया हम आपका लोन नहीं दे सकते, हम उस हालत में नहीं है, आपको ये माफ़ करना ही पड़ेगा। तो ये होता है रिडम्पशन ऑफ डेट विच इज़ अ वेरी रेयर चांस, नॉर्मली ये चीज़ होता नहीं है। और इसमें क्या होता है, ये इंटरेस्ट भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, हम आपको सिर्फ प्रिंसिपल देंगे, या ये कह सकते हैं हमको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा एक पॉसिबल चांस अब हुआ था 1917 में बाय द सोवियत रशिया, वहाँ पर हमें देखने को एक चीज़ मिली थी। नेक्स्ट दैट इज रिफंडिंग। रिफंडिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ गवर्नमेंट रेसेस न्यू बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बेसिकली नया लोन लेती है सरकार पुराना पे करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड द रिफंडिंग। नेक्स्ट दैट इज अ डेप कन्वर्शन। डेप कन्वर्ट गवर्नमेंट क्या कर देती है, पब्लिक इसे कन्वर्ट कर देती है, मीन्स द लोन इज नाउ एक्चुअली नॉट रीपेड बट इन द फॉर्म ऑफ डेप इज चेंज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्टिंग हाई इंटरेस्ट डेप इनटू द लो इंटरेस्ट डेप। The government might have borrowed at a time when the rate of interest was high, but if the market rate of interest falls, मतलब इसे क्या कर सकती है, जब अगर मान ली सरकार ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या है लोन लिया है, लेकिन अब सरकार बोलेगी हम इसे हम लो इंटरेस्ट लोन बना देते हैं, हम आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट कम देंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, बजटरी सरप्लस होता है, कई बार बजटरी मतलब सरकार को ज़्यादा कमाई हो जाती है और सरकार के खर्चे कम होते हैं, तो उससे क्या होता है, सरकार को एक सरप्लस होता है एंड गवर्नमेंट हेल्प्स टू पे द पब्लिक डेब्ट, ठीक है। ओके सो आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। लास्ट टॉपिक दैट इज अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में आपको सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स मीटिंग द डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। इसमें बेसिकली क्या होता है, करेंसी प्रिंट करती है सरकार, करेंसी प्रिंट करके अपने टैक्स, अपने जो क्या है एक्सपेंडिचर पूरे करती है, इसे बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।